हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्किल मास्टर। मैं हूँ प्रीति राठौर और आज हम 8th यूनिट करने वाले हैं। ठीक है, जो है आपकी ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शनल फंक्शन। साथ ही साथ में हम 9th यूनिट इसमें स्किप की हुई है। 9th यूनिट जो आपकी मेंटोरेज और काउंसलिंग से रिलेटेड थी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है आज। तो 8th के बाद सीधी हम 10th करेंगे, जो थोड़ी सी एंटरप्रेन्योरशिप से है। ठीक है, तो एंटरप्रेन्योरशिप के 1-2 क्वेश्चन ही है, ज़्यादा नहीं है। तो कुल मिला के आज हम 50 अबव क्वेश्चन करने वाले हैं, 52 53 समथिंग क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का जो हमारा यूनिट है, सबसे पहले हम 8th यूनिट को करेंगे, जिसका नाम है आपका ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन फंक्शन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, चॉक बोर्ड पर लिखते समय हेडिंग का लेटर साइज होना चाहिए। बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, फटाफट आपने आंसर करने हैं। वेरी गुड। जब चॉक बोर्ड की बात आए या वाइट बोर्ड की बात आए, ठीक है, और हेडिंग की बात आए कि हेडिंग को आपने कितने में लिखना है, जो है हेडिंग लिखने के आपका लेटर साइज रहेगा वो कितना रहेगा, तो कितना रहता है वो 50 to 60 mm रहता है, या आप बोल सकते हो 5 से 6 सेंटीमीटर रहता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, चॉक बोर्ड पर लिखते समय सब हेडिंग, अभी हमने हेडिंग की बात की, अब हमने सब हेडिंग की बात की, तो सब हेडिंग की लेटर का कितना साइज होना चाहिए? ऑप्शन है आपके पास, ए 50 से 60 mm, बी 35 से 45 mm, सी 30 से 40 mm, या फिर डी 25 से 30 mm। वेरी गुड। तो सब हेडिंग का कितना साइज रहता है हमारे पास? 35 से 45 mm रहता है। तो हेडिंग का रहता है हमारे पास 50 to 60, सब हेडिंग का रहता है 35 से 45 mm। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, ब्लैक बोर्ड पर लिखते समय नॉर्मल कंटेंट, जो हम नॉर्मली किसी चीज़ को पुट कर देते हैं अपने वाइट बोर्ड पर लिख देते हैं, उसका नॉर्मली साइज़ कितना होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है आपके पास 50 to 60 mm, ऑप्शन नंबर बी है 35 to 45 mm, ऑप्शन नंबर सी है 30 to 40 mm, और ऑप्शन नंबर डी है 25 to 30 mm। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 30 से 40 mm आप नॉर्मल कंटेंट लिखते हो अपने वाइट बोर्ड पर, अपने ब्लैक बोर्ड पर। ठीक है, तो आपका जो भी लेटर साइज है वो 30 mm से छोटा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, और हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक कि जो हमारी मेन हेडिंग होगी उसको हम 50 से 60 mm लिखेंगे, जो हमारी सब हेडिंग होगी उसको हम 35 से 45 mm लिखेंगे, और जो हमारे नॉर्मल लेटर होंगे वो हमारे पास 30 से 40 mm होने चाहिए। ठीक है, 3 सेंटीमीटर से छोटा आपके लेटर की हाइट ना हो, साइज ना हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ट्रेनिंग शेड्यूल में वाई किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए नीड एनालाइज से, ऑप्शन नंबर बी प्रोसेस एनालाइज से, ऑप्शन नंबर सी मैन पावर एनालाइज से, या ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास कंटेंट एनालाइज से। वेरी गुड। तो वाई किससे संबंधित है? जब वाई से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए हमारे पास ट्रेनिंग से रिलेटेड, तो वो किससे संबंधित होता है? हमारी नीड से संबंधित होता है। तो नीड एनालाइज हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, ट्रेनिंग शेड्यूल में हाउ किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए नीड एनालाइज, ऑप्शन नंबर बी प्रोसेस एनालाइज, ऑप्शन नंबर सी मैन पावर एनालाइज, ऑप्शन नंबर डी कंटेंट एनालाइज।
वेरी गुड वेरी गुड। तो किससे संबंधित है? प्रोसेस एनालाइज से संबंधित है। ठीक है, हाउ का मतलब क्या हुआ? कैसे। तो कैसे हम कब कर रहे होते हैं? जब कोई प्रोसेस हम वर्क कर रहे होते हैं तब हम पूछते हैं ये चीज़ कैसे होगी, ये क्यों होगी। मतलब कि इस तरह से देखो, आप मीनिंग देखो, वाई का मतलब क्या होगा, हाउ का मतलब क्या होगा, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग वो किस में आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, ट्रेनिंग शेड्यूल में हु किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए नीड्स एनालाइज, ऑप्शन नंबर बी प्रोसेस एनालाइज, ऑप्शन नंबर सी मैन पावर एनालाइज, ऑप्शन नंबर डी कंटेंट एनालाइज। वेरी गुड। हु किससे संबंधित होगा? हमारे मैन पावर से संबंधित होगा। ठीक है, तो ट्रेनिंग शेड्यूल में जब हु से रिलेटेड बात आ जाए, क्वेश्चन आ जाए, तो वो किससे संबंधित है? हमारे पास मैन पावर से संबंधित है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, ट्रेनिंग शेड्यूल में वेयर किससे संबंधित है? ट्रेनिंग शेड्यूल में वेयर किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए नीड एनालाइज, ऑप्शन नंबर बी प्रोसेस एनालाइज, ऑप्शन नंबर सी मैन पावर एनालाइज, ऑप्शन नंबर डी कंटेंट एनालाइज। वेरी गुड वेरी गुड। तो आपका वेयर किससे संबंधित है? कंटेंट एनालाइज से आपका संबंधित है। ठीक है, तो आप अगर सोच रहे हो किस तरह से संबंधित है, मतलब कि अगर हम बात कर रहे हैं व्हाट, हु, वेयर, देयर, इनकी अगर बात कर रहे हैं तो हमने ये समझने की कोशिश करनी है कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, वेयर किससे के बारे में बात होगी, कौन कहाँ है, तो कंटेंट के बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, हु इज़ रिलेटेड टू विच एंड वाई ट्रेनिंग शेड्यूल। अब आपको बताना है ट्रेनिंग शेड्यूल के दौरान विच एंड वाई किससे रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर ए है प्रोसेस एनालाइज से, ऑप्शन नंबर बी है मैन पावर टीचिंग एंड टीचिंग नीड एनालाइज से, या ऑप्शन नंबर सी है कंटेंट एनालाइज से, या ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे विच की स्पेलिंग गलत हो गई है। वेरी गुड वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैन पावर टीचिंग नीड एनालाइज से आपके विच और वाई रिलेटेड है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, ट्रेनिंग शेड्यूल में व्हेन एंड व्हाट किससे संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए प्रोसेस एनालाइज, ऑप्शन नंबर बी मैन पावर टीचिंग नीड एनालाइज, ऑप्शन नंबर सी कंटेंट एनालाइज, या ऑप्शन नंबर डी है हमारे पास ऑल ऑफ दीज। तो आपके व्हेन और व्हाट भी कंटेंट एनालाइज से संबंधित है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, क्लासरूम मैनेजमेंट आर परफॉर्म बाय विच मेथड। जो आप क्लासरूम की मैनेजमेंट करते हो वो किस तरह के मेथड को परफॉर्म करती है? फॉर्मल मेथड को, या नॉन इनफॉर्मल मेथड को, या फिर ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी को, या ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, फॉर्मल और इनफॉर्मल मेथड। ठीक है, अब आप बोलोगे क्लासरूम मैनेजमेंट में फॉर्मल और इनफॉर्मल कैसे? जब आप क्लासरूम की मैनेजमेंट कर रहे होते, कई चीज़ें क्या होती है लिखित रूप में होती है। ठीक है, जिसको हम कौन सा फॉर्मेट बोलते हैं? फॉर्मल बोलते हैं।
कि इसका निर्धारित किया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग चीज़ें होगी। बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है क्लासरूम के अंदर जिनको हमें मैनेज करना होता है, जिसको हम अपने एक्सपीरियंस से मैनेज करते हैं, तो वो किस में आ जाएगा, हमारा इनफॉर्मल के अंदर आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो गया, बोथ ए एंड बी। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, डेमोस्ट्रेशन किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए स्किल से, ऑप्शन नंबर बी स्टडी से, ऑप्शन नंबर सी प्रैक्टिस से, या ऑप्शन नंबर डी स्किल प्रैक्टिस से। गुड, आपका जो डेमोस्ट्रेशन है वो आपकी स्किल से संबंधित है। ठीक है, और स्किल के अंदर ही आपकी प्रैक्टिस आ जाएगी, और जब आप स्किल की प्रैक्टिस करोगे तो वो स्किल प्रैक्टिस हो गई। ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए स्किल से रिलेटेड है आपका डेमोस्ट्रेशन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास, प्रिपेयरिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए टीचिंग मटेरियल, ऑप्शन नंबर बी होमवर्क, ऑप्शन नंबर सी स्टडी, ऑप्शन नंबर डी डिस्कस। वेरी गुड, वेरी गुड। तो प्रिपेयरिंग से संबंधित है आपके पास टीचिंग मटेरियल। ठीक है, आप टीचिंग मटेरियल को प्रिपेयर करते हो। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, असाइनिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए टीचिंग मटेरियल, ऑप्शन नंबर बी होमवर्क, ऑप्शन नंबर सी स्टडी, ऑप्शन नंबर डी डिस्कस। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा होमवर्क। ठीक है, होमवर्क से संबंधित है आपकी असाइनिंग या बोल सकते हो आप असाइनमेंट। ठीक है, असाइनमेंट आपको एज ए होमवर्क दी जाती है। ठीक है, तो असाइनिंग कब किसके लिए करते हो आप, जो आपको होमवर्क दिया जाता है उसको असाइन करते हो ना आप, तो असाइनिंग किससे रिलेटेड होगी, हमारी होमवर्क से। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। अब ऑर्गेनाइज क्या करते हैं हम, टीचिंग मटेरियल को, होमवर्क को, एक्टिविटी को, या डिस्कस को। वेरी गुड, वेरी गुड। तो एक्टिविटीज़ को हम ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, तो ऑर्गेनाइजिंग किससे रिलेटेड है, हमारी एक्टिविटीज़ से रिलेटेड है। वेरी गुड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, रिकॉर्डेड रिलेटेड टू ट्रेनी इज। जो रिकॉर्ड हम रखते हैं ना, वो किस चीज़ से रिलेटेड होते हैं, हमारे ट्रेनी से किस तरह से संबंधित होते हैं, आपकी ट्रेनी डेली डायरी से, या फिर ट्रेनी प्रोग्रेस कार्ड से, या ट्रेनी अटेंडेंस रजिस्टर से, या ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड, वेरी गुड, ऑल ऑफ दीज आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो रिकॉर्ड हम किस किस चीज़ों का रखते हैं अपनी ट्रेनिंग की, डेली डायरी का भी हम रिकॉर्ड रखते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग के प्रोग्रेस कार्ड का भी रिकॉर्ड बनाए रखते हैं, और अटेंडेंस रजिस्टर का तो होता ही होता है। ठीक है, तो ये सारे रिकॉर्ड हम मेंटेन करके रखते हैं, बना के रखते हैं। ठीक है, और ये किससे रिलेटेड होते हैं, हमारी ट्रेनिंग से रिलेटेड होते हैं। वेरी गुड, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास, ऑन द बेसिस ऑफ इफेक्ट कलर इज क्लासिफाइड इन। अब हम पूरे, अब जो हमारे शायद क्वेश्चन है वो सारे कलर डायनेमिक्स पे है, तो चलिए इनको शुरू करते हैं। और जो आपका क्वेश्चन पूछा है, तो ये पूछा है आपसे कि हमने बेसिक तौर पर कलर को
किन भागों में डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया है? ऑप्शन नंबर ए बता रहा है वार्म कलर में, ऑप्शन नंबर बी कूल कलर में, ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने कलर को मैक्सिमम दो भागों में डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया है, एक वार्म कलर और दूसरा कूल कलर। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। जो रंग आंतरिक उत्तेजना और गर्मजोशी की अनुभूति कराए वो कौन से कलर कहलाते हैं? वार्म कलर, या ऑप्शन नंबर बी है कूल कलर, ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी, या ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज। वेरी गुड वेरी गुड। कहते भी है ना कि वार्म कलर मतलब कि जिनको देखकर एकदम से जोश आ जाए, गर्मजोशी वाली बात हो जाए, तो उसको हम वार्म कलर बोलते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास? वार्म कलर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, वार्म कलर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए रेड, ऑप्शन नंबर बी ग्रीन, ऑप्शन नंबर सी ब्लू, ऑप्शन नंबर डी सेकेंडरी। वेरी गुड, रेड कलर हमारा वार्म कलर के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारे पास। जो रंग आंतरिक शांति या सौम्य स्वभाव की अनुभूति कराता है वो कौन से कलर कहलाते हैं? वार्म कलर, कूल कलर, या वार्म और कूल दोनों, या फिर कोई भी नहीं? वेरी गुड। जो रंग आंतरिक शांति और सौम्य स्वभाव की अनुभूति कराए उसको हम कौन सा कलर कहते हैं? कूल कलर कहते हैं। जिनको देख के हमको एकदम से शांति हो जाए, और जिनको देखकर एकदम से उत्तेजित से हो जाए, उत्तेजना सी आ जाए, वो हो गए वार्म कलर। कूल कलर कौन से हो गए? जिसको देख के हमको शांति मिलती है, जैसे ब्लू कलर हो गया, ग्रीन कलर हो गया। ठीक है, और वार्म कलर में किसको बोलते हैं हम? रेड कलर हो गया, मैक्सिमम रेड को लेते हैं हम वार्म कलर में। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 20 है, कूल कलर का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए ग्रीन, ऑप्शन नंबर बी ब्लू, ऑप्शन नंबर सी रेड, ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड बी। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर डी आपके पास राइट आंसर हो जाएगा। कूल कलर कौन से हमारे? ग्रीन, ब्लू। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, गुणों के आधार पर कलर कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 1, ऑप्शन नंबर बी है 2, ऑप्शन नंबर सी है 3, और ऑप्शन नंबर 4 है, ऑप्शन नंबर डी है 4। वेरी गुड वेरी गुड। तो गुणों के आधार पर आपके कलर 3 प्रकार से बांटे गए हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे गुणों के आधार पर कलर के नाम है। ऑप्शन नंबर ए बेसिक और प्राइमरी कलर, ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी कलर, ऑप्शन नंबर सी टेरिटरी कलर, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज।
वेरी गुड। ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा था कितने गुणों के आधार पर कलर को कितने भागों में डिवाइड किया है, और ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया कि वो कौन कौन से गुण हैं। तो वो गुण है आपके पास बेसिक और प्राइमरी कलर, सेकेंडरी कलर, टेरिटरी कलर। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, बेसिक और प्राइमरी कलर है कौन से? कलर आर ऑप्शन नंबर ए रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑप्शन नंबर बी रेड, ब्लू, येलो, ऑप्शन नंबर सी रेड, वाइट, ब्लू, ऑप्शन नंबर डी रेड, ग्रीन, ब्लैक। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारे प्राइमरी कलर या बेसिक कलर कौन से हैं? रेड, ग्रीन, ब्लू। 6 कलर है, बट यहाँ पे दिए हुए हैं ये आपके पास 3 कलर। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, सेकेंडरी कलर बनाए जाते हैं, किस तरह से बनाए जाते हैं आपके सेकेंडरी कलर? ऑप्शन नंबर ए है 2 प्राइमरी कलर्स को मिलाकर, ऑप्शन नंबर बी 2 सेकेंडरी कलर्स को मिलाकर, ऑप्शन नंबर सी 1 प्राइमरी 1 सेकेंडरी कलर को मिलाकर, या ऑप्शन नंबर डी 2 टेरिटरी कलर को मिलाकर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो सेकेंडरी कलर कैसे बनाए जाते हैं? 2 प्राइमरी कलर को मिलाकर। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 है, ब्लू प्लस रेड। जब हमने रेड और ब्लू को मिला दिया, ठीक है, तो हमारे पास कौन सा कलर बनता है? रेड बनता है, मैग्नीश बनता है, येलो बनता है, या सियान बनता है? वेरी गुड, वेरी गुड। जब हम रेड और ब्लू कलर को मिक्स करते हैं तो हमारे पास मैग्नेटा कलर बनता है। ठीक है, आपने देखा होगा जब आप 6th-7th में जब आपके पास ड्राइंग थी तब आपने किए होंगे 2 तरह के कलर मिक्स किए होंगे। अब मैं बताती हूँ, अगर आपके दिमाग में आ रहे होंगे कि 6 हमारे बेसिक कलर होते हैं, प्राइमरी कलर होते हैं। तो आपने देखा है जब 6 में होते थे आप, तो वाटर कलर जब आप यूज़ करते थे तो एक जो छोटा सा डब्बा होता था उसके अंदर ओनली 6 कलर होते थे। ठीक है, फिर बाकी कलर हम कैसे करते थे? 2 कलर को मिक्स करके 3rd कलर बनाते थे या अपने मनपसंद का कलर बनाते थे। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 है, सियान कैसा कलर है? ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी, ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी, ऑप्शन नंबर सी टेरिटरी, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जो हमारा सियान है वो सेकेंडरी कलर है। 2 कलर मिला के हम सियान को बनाते हैं। ठीक है, सियान कलर कैसा होता है देखने में? ग्रीनिश सा ब्लू होता है। ठीक है, ग्रीनिश सा ब्लू कलर होता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 है, सेकेंडरी कलर के उदाहरण है। अब सेकेंडरी की बात हो रही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रेड, ग्रीन, ब्लू, ऑप्शन नंबर सी बी वाइट, स्लेटी, पर्पल, ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटा, सियान, येलो, ऑप्शन नंबर डी ऑरेंज, ब्लैक, पिंक। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि सियान कौन सा कलर है? सेकेंडरी कलर है। और सियान किस तरह से बना है? जब हमने 2 कलर को मिक्स किया उसके बाद हमारे सेकेंडरी कलर बनते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि सेकेंडरी कलर कौन से है। तो अभी हमने देखा कि रेड और ब्लू को जब हमने मिक्स किया तो मैग्नेटा बना। ठीक है, और जो हमारा ग्रीनिश ब्लू कलर होता है वो हमारा सियान कहलाता है। ठीक है, और येलो भी हम 2 कलर को मिक्स करके येलो कलर बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन से कलर हो गए हमारे पास? सेकेंडरी कलर हो गए। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 है, टेरिटरी कलर के उदाहरण है।
ऑप्शन नंबर ए रेड ग्रीन ब्लू, ऑप्शन नंबर बी वाइट स्लेटी पर्पल, ऑप्शन नंबर सी मैग्नेटा सियान येलो, ऑप्शन नंबर डी ऑरेंज ब्लैक पिंक। वेरी गुड वेरी गुड, ऑप्शन नंबर बी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, वाइट स्लेटी और पर्पल आपका कौन सा कलर है, टेरिटरी कलर है। अच्छा मैं बताती हूँ प्राइमरी कलर कौन कौन से होते हैं, रेड, ठीक है, ब्लू, ग्रीन, येलो, वाइट और ब्लैक, ये 6 कलर हुआ करते थे ना, इनको याद रखना, ठीक है। और टेरिटरी कलर कौन से है आपके पास, वाइट स्लेटी पर्पल। आप इनको असल में बना नहीं सकते हो टेरिटरी कलर को, ठीक है। सेकेंडरी कलर को तो आपने बना दिया, इनको बनाने के लिए मतलब कि अगर हम चाहे कि 2 कलर को मिक्स करके हमने टेरिटरी कलर बनाना है तो हम नहीं बना सकते, वो धुंधला सा बन जाएगा, रफ सा कलर हो जाएगा, ठीक है। तो बढ़ते नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 है, यहाँ देखिए टेरिटरी किस तरह से बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए है 2 प्राइमरी कलर को मिलाकर, ऑप्शन नंबर बी 2 सेकेंडरी कलर को मिलाकर, या ऑप्शन नंबर सी 1 प्राइमरी 1 सेकेंडरी कलर को मिलाकर, या ऑप्शन नंबर डी 2 टेरिटरी कलर को मिलाकर। वेरी गुड। तो टेरिटरी कलर कैसे बन रहे हैं हमारे, जब हम 2 सेकेंडरी कलर को मिला रहे हैं, ठीक है। प्राइमरी कलर कौन से हो गए, जो नेचुरली हमारे पास 6 कलर होते हैं, ठीक है। देन जब हमने उनमें से 2 कलर किए हमने, जैसे रेड और ब्लू किया, तो हमारे पास मैग्नेटा बन गया, ठीक है। मैग्नेटा बन गया तो वो कौन सा कलर बन गया हमारे पास, सेकेंडरी बन गया। या फिर सियान है हमारे पास जो ग्रीनिश ब्लू कलर का बनता है, ठीक है। इन दोनों का अगर हम 2 कलर को मिक्स कर दिया, कौन से कलर ये दोनों, सेकेंडरी कलर बन गए, ठीक है। तो सेकेंडरी कलर को अगर हमने मिक्स कर दिया तो कौन से बन गए, टेरिटरी कलर बन गए, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 है, सियान पीकॉक। देखिए सियान को कौन सा काम है ना, ग्रीनिश ब्लू सा, और ग्रीनिश ब्लू सा हमारा थोड़ा सा पीकॉक भी होता है ना देखने को, उसके जो पर होते हैं मोर के, ठीक है। तो सियान कलर बनता है किस तरह से बनता है। ऑप्शन नंबर ए है ब्लू प्लस ग्रीन, ऑप्शन नंबर बी है ब्लू प्लस रेड, ऑप्शन नंबर सी है ब्लू प्लस येलो, या ऑप्शन नंबर डी है रेड प्लस ग्रीन। वेरी गुड वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ब्लू प्लस ग्रीन को जब हमने ऐड किया तो हमारे पास कौन सा कलर बन गया, सियान कलर बन गया। अब 2 कलर आपके पास आ गए सेकेंडरी वाले, कि एक तो रेड और ब्लू को जब आपने मिक्स किया तो मैग्नेटा बन गया, और जब आपने ग्रीन और ब्लू को मिक्स किया तो सियान कलर बन गया, ठीक है। इसलिए मैं अभी तक नहीं बोल रही थी क्योंकि मुझे पता था कि आगे क्वेश्चन है, ठीक है। तो बढ़ते नेक्स्ट की तरफ। आप देखिए येलो रंग किस रंग के मिलने से बनता है। येलो रंग हम कैसे बनाते हैं, एक येलो रंग तो हमारे पास होता है जो लाइट वाला येलो होता है, ठीक है। एक दूसरा येलो होता है जो थोड़ा सा डार्क येलो होता है, ठीक है। डार्क येलो करके हम बनाते हैं, मैंगो कलर जिसको हम कहेंगे। अगर हमने मैंगो कलर बनाना है तो किस तरह से बनेगा, ब्लू प्लस ग्रीन को ऐड करके, या फिर ब्लू और रेड को ऐड करके, या फिर ब्लू प्लस येलो को ऐड करके, या फिर रेड प्लस ग्रीन को ऐड करके आपके पास येलो कलर बनेगा। वेरी गुड वेरी गुड, जब आप रेड कलर और ग्रीन कलर को मिक्स करते हो तो आपके पास येलो कलर बनता है। अगर आप पेंसिल कलर को 2 पेंसिल कलर को करोगे तो वो थोड़ी सी अलग लुक तो देंगे, और अगर आप वाटर कलर को करते हो, जो वाटर कलर होते थे, तो देखना वो थोड़ी सी इस तरह के आएंगे। आपके अगर छोटे भाई बहन है
जिनके पास वाटर कलर मौजूद है, तो आप एक बार एक्सपीरियंस करके देख सकते हो, आपको थोड़े से लर्न हो जाएगी कि कौन से 2 कलर मिक्स करने से कौन से कलर बनते हैं। ठीक है, एक तरह से रिवाइज हो जाएगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 32 है, किसी मशीन का गार्ड ढक्कन किस रंग से रंगना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए येलो, ऑप्शन नंबर बी ग्रीन, ऑप्शन नंबर सी वाइट, ऑप्शन नंबर डी ब्लैक। अब हमने कौन सा ढक्कन रंगना है? गार्ड ढक्कन रंगना है। ठीक है, उसको किस रंग से रंगा जाए? वेरी गुड वेरी गुड, येलो रंग से ढकना चाहिए। ठीक है, ये येलो रंग से रंगना चाहिए, उसका कलर कैसा होना चाहिए? येलो होना चाहिए ढक्कन का कलर। तो क्वेश्चन नंबर 33 है, ऑन ऑफ एंड सिक्योरिटी डिवाइस को किस रंग से रंगना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए येलो, ऑप्शन नंबर बी ग्रीन, ऑप्शन नंबर सी रेड, ऑप्शन नंबर डी ब्लैक। वेरी गुड वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए जब मशीन होती है या सिक्योरिटी डिवाइस कोई होती है तो हमारे उसका बटन कौन से कलर का होता है? रेड कलर का होता है। ठीक है, या फिर दूसरा जो हमारे पास सही वाला बटन होता है जिसको हम बोलते हैं सेफ्टी, तो वो कौन से में होता है? हमारे पास ग्रीन में होता है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 33 का रेड। ठीक है, रेड रंग से रंगना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 34 है, स्लेटी कलर किससे संबंधित है? अभी हमने पीछे पढ़ा था, रिवाइज हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए प्राइमरी, ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी, ऑप्शन नंबर सी टेरिटरी, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड वेरी गुड, तो जो आपका स्लेटी कलर होता है वो कौन सा कलर होता है? टेरिटरी कलर होता है। वेरी गुड, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। विद्युत मशीनों का रंग होता है, बिजली से चलने वाली जो मशीनें होती हैं उनका कलर अक्सर कैसा होता है? ऑरेंज या येलो या ग्रीन या रेड? वेरी गुड, तो आपके पास ऑरेंज कलर की होती है। ठीक है, जो बिजली से चलने वाली मशीनें होती है मैक्सिमम उनका कलर हम ऑरेंज करते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ट्रैफिक स्टॉप का रंग होता है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है ऑरेंज, ऑप्शन नंबर बी है येलो, ऑप्शन नंबर सी है ग्रीन, ऑप्शन नंबर डी है रेड। तो ट्रैफिक स्टॉप जो होता है उसका रंग कैसा होता है? वेरी गुड वेरी गुड, रेड कलर की। जब रेड कलर की लाइट जलती है तो खतरा है भाई, रुक जाओ अब। ठीक है, वो स्टॉप के लिए हम आपको क्या देता है? आदेश देता है, मतलब कि साइन देता है कि अब रुक जाइए आप। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, रेड कलर इज रिलेटेड टू? ऑप्शन नंबर ए वार्निंग, ऑप्शन नंबर बी डेंजर, ऑप्शन नंबर सी सेफ, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दी। वेरी गुड वेरी गुड, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डेंजर से रिलेटेड होता है आपका रेड कलर। अब आप बोलोगे वार्निंग से भी होता है। जब वार्निंग के लिए रेड कलर दिया जाए तो 2 कलर दिए जाते हैं, रेड और ब्लू करके दिए जाते हैं, या फिर रेड और येलो करके दिए जाएंगे। वार्निंग के लिए 2 कलर हो गए वार्निंग के लिए। जब डेंजरस के लिए दर्शाया जाएगा तो एक ही कलर रेड ही दर्शाया जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 38 है, रेड कलर का प्रयोग किया जाता है इन फर्स्ट एड बॉक्स, ऑप्शन नंबर बी इन ट्रैफिक स्टॉप, ऑप्शन नंबर सी इन फायर एग्जीक्यूशन बकेट, या ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज।
वेरी गुड। तो रेड कलर का यूज़ होता है इन सभी में, ऑल ऑफ दिस हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, अलर्ट एंड अटेंशन के लिए प्रयुक्त कलर है। किसकी बात हो रही है? अलर्ट और अटेंशन की। तो इसके लिए हम कौन सा कलर यूज़ करते हैं जब हम चाहते हैं कि जो हमारे सामने वाले हैं वो अलर्ट रहे, अटेंशन रखे, ठीक है? तो वो कौन से कलर को हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं? रेड को, येलो को, ग्रीन को या वाइट को? वेरी गुड वेरी गुड। तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, येलो कलर को रखते हैं, ठीक है? इसका आपको क्लासरूम के अंदर उदाहरण भी दिया होगा कि जब हमने अलर्ट रहना होता है, अटेंशन रखनी होती है, तो हम येलो कलर को सामने रखते हैं ताकि जो है हमें नींद ना आए, हम अलर्ट रहे, ठीक है? हमारी अटेंशन बनी रहे टॉपिक पर, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 40 है हमारे पास, ऑन स्विच एंड गो सिग्नल ट्रैफिक द कलर यूज्ड। देखिए, ऑन स्विच और गो ट्रैफिक कलर के लिए, साइन के लिए हम कौन से कलर का यूज़ करते हैं? रेड का, येलो का, ग्रीन का या वाइट का? वेरी गुड वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? ग्रीन कलर का यूज़ करते हैं, ठीक है? जब ट्रैफिक चल रही होती है, चलने के लिए जब आदेश दिया जाता है, साइन दिया जाता है, तो ग्रीन बत्ती जल जाती है, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41 है, वर्कशॉप में दुर्घटना के मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर ए, इग्नोरेंस, जिसको हम बोलते हैं अनभिज्ञता। ऑप्शन नंबर बी, केयरलेसनेस, जिसको हम कहेंगे लापरवाही। या ऑप्शन नंबर सी, फैटिग्यू। ऑप्शन नंबर डी है ऑल ऑफ दीज। मेन वजह पूछी गई है कि मेन वजह क्या रहती है दुर्घटना की। वेरी गुड। जब हम थके हुए होते हैं और उस वक्त हम काम कर रहे होते तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं घट जाती है। जब हम थके होंगे तो हम लापरवाही भी करेंगे और बहुत सी सेफ्टी प्रिकॉशन को इग्नोर कर देंगे, ठीक है? लापरवाही बरतेंगे, इग्नोरेंस का ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो मैक्सिमम जो हमारी दुर्घटनाएं घटती है वो हमारे थके होने की वजह से घटती है, ठीक है? बाकी अगर पूछा जाए कि दुर्घटना के कौन से कारण हो सकते हैं, तो आपके पास इग्नोरेंस भी होगी, केयरलेसनेस भी होगी और फैटिग्यू भी होगी, ठीक है? तो यहाँ पूछा गया है मेन कारण कौन सा है, तो मेन कारण है आपका थका होना, आप में थकान का होना, ठीक है? तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 42 है, इम्पॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन आर। हमारे को डिसिप्लिन की ज़रूरत किस में है? ऑप्शन नंबर ए, टू पंक्चुअलिटी, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी, टू प्रॉपर प्लानिंग। ऑप्शन नंबर सी, डेडिकेशन एंड डिवोशन टुवर्ड्स। ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड, ऑल ऑफ दीज आपका आंसर हो जाएगा। तो डिसिप्लिन के लिए क्या क्या चीज़ों का इम्पोर्टेंट होना ज़रूरी है? आपके पास पंक्चुअलिटी का होना ज़रूरी है, प्रॉपर प्लानिंग आपकी होनी चाहिए, आपके अंदर डेडिकेशन होनी चाहिए, डिवोशन होनी चाहिए किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, ठीक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास, रोल ऑफ इंस्ट्रक्टर इन मेंटेनिंग द डिसिप्लिन के लिए सही है। जब एक इंस्ट्रक्टर को, ठीक है, क्या करनी है, अपनी डिसिप्लिन मेंटेन करके रखनी है अपनी क्लासरूम के अंदर, तो क्या क्या चीज़ों का होना ज़रूरी है, सही है? ऑप्शन नंबर ए है, कक्षा के सामने किसी विद्यार्थी को चेतावनी नहीं देनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी, एक विद्यार्थी की गलती के लिए पूरी क्लास को दंड देना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थी के साथ दृढ़
निष्पक्ष लेकिन मित्रवत नहीं रहना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। अब आप बताइए, एक इंस्ट्रक्टर ने क्या करनी है, अपने क्लासरूम के अंदर डिसिप्लिन को मेंटेन रखना है, तो उसको क्या नहीं करना चाहिए। वेरी गुड वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर ए आपका क्वेश्चन के हिसाब से सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंस्ट्रक्टर के रूल के मुताबिक जब उसने डिसिप्लिन को मेंटेन करना है अपने क्लासरूम के अंदर, तो उसको पूरी क्लास के सामने किसी भी स्टूडेंट को चेतावनी नहीं देनी चाहिए, बेइज्जत नहीं करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा क्या है कि एक विद्यार्थी की गलती के लिए पूरी क्लास को दंड देना चाहिए, कि अगर एक ने गलती की है तो क्या पूरी क्लास को दंड देना चाहिए, नहीं ना, ये भी नहीं होना चाहिए। और ऑप्शन नंबर सी क्या है, विद्यार्थी के साथ दृढ़ रहे, निष्पक्ष रहे लेकिन मित्रवत ना रहे, ऐसा भी नहीं है, दृढ़ भी रहना है, निश्चित भी रहना है और उनके अच्छे से फ्रेंड बन के भी रहना है, ठीक है। तो हमारा आंसर जो है इसमें पूछा गया है कि के लिए सही है, तो वो ये है कि हमारे को चेतावनी नहीं देनी चाहिए, ठीक है। बाकी ये गलत है आपके पास कि भाई पूरी क्लास को दंड देना चाहिए या फिर मित्रवत नहीं रहना चाहिए, तो ये गलत बात है। सही बात क्या है इसमें कि कक्षा के सामने किसी विद्यार्थी को चेतावनी नहीं देनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम क्लास में किसी स्टूडेंट को चेतावनी देंगे, ठीक है, उसको कहेंगे कि तूने ऐसे किया तो तुझे ये दंड मैं दे दूंगा, तो वो क्या हो सकता है, ज़िद में भी आ सकता है और हो सकता है 4-6 साथियों के साथ मिलकर आपकी धुनाई कर दे, इसलिए ऐसा नहीं करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 है हमारे पास, डिसिप्लिन स्लोगन के लिए सही है। डिसिप्लिन स्लोगन के लिए क्या सही है। ऑप्शन नंबर ए, अनुशासन व्यक्ति के आदर्श का दर्पण होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, अनुशासन नियम और प्रक्रिया के प्रति आदर का भाव दर्शाता है। ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति की सफलता के लिए अनुशासन अति आवश्यक है। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड, ऑल ऑफ दिस हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। डिसिप्लिन स्लोगन क्या क्या है कि भाई जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर अगर डिसिप्लिन है तो वो उनके आदर्श का एक दर्पण है, एक शीशा है कि आप देख सकते हो कि इसका डिसिप्लिन किस हद तक है, वो आदमी कितना एक आदर्श है, ठीक है। देन सेकंड क्या है, अनुशासन नियम और प्रक्रिया के प्रति आदर का भाव दर्शाता है, ठीक है। हम अपने रूल को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अच्छे से समझते हैं, ठीक है, वो भी हमारी डिसिप्लिन होती है, ठीक है। व्यक्ति की सफलता के लिए ये कहते भी है ना कि अगर आप डिसिप्लिन हैं, अपने वर्क को लेकर डिसिप्लिन, अपनी लाइफ में आपकी पर्सनैलिटी में डिसिप्लिन है, तो आप अपनी लाइफ में ज़रूर सक्सेस होगे। और यही इसने कहा है, व्यक्ति की सफलता के लिए अनुशासन अति आवश्यक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 45 है हमारे पास अब, पर्सनैलिटी एसेंशियल फॉर डिसिप्लिन इज। ऑप्शन नंबर ए, जिम्मेदारियों का निर्वाह ना करना। ऑप्शन नंबर बी, ईश्वर में आस्था ना करना। ऑप्शन नंबर सी, कहने से अच्छा करके दिखाना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, उचित और नकारात्मक सोच। इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट हमारे पास पॉजिटिव दिया है, बाकी तीनों नेगेटिव दिए हैं। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर सी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा कि कहने से अच्छा है कि हम करके दिखाए। पर क्या चीज़, पॉजिटिव चीज़ें, अच्छी चीज़ें करके दिखाए। ऐसे नहीं कि हमने किसी को क्या कर दिया है, पहले हमने उसको वार्निंग दी थी, या बोल सकते हो आपकी चैलेंज दिया था कि हाँ तू ये कर, और उसने वो करके दिखा दिया। हमने बोला था मुझे मार के दिखा और उसने मार दिया। मतलब कि ऐसे काम नहीं करने कि आ बैल मुझे मार, या फिर कोई उल्टे फुल्टे काम नहीं करने हैं, बल्कि अच्छी कमिटमेंट करनी है, अच्छी
बातें सोचनी है और उनको करके दिखाना है। वही होता है कि कहने से अच्छा है करके दिखाना, क्योंकि जब आप सब बातें ही बातें करते हो तो बोलते हैं इसने तो, हमारे यहाँ कहते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, थूक की बंदूकें उड़ाते रहते हैं ये जब देखो तब। तो इसका मतलब होता है कि बस ये कहते ही कहते हैं, असल में कत्ल नहीं करते हैं ये। ठीक है, तो हमारा आंसर है कहने से अच्छा है करके दिखाना। तो क्वेश्चन नंबर 46 है हमारे पास, साइकोलॉजिकल स्ट्रेस से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए नॉइस, ऑप्शन नंबर बी ओवरहेड एंड अडेप्शन, ऑप्शन नंबर सी फ्रस्ट्रेशन, ऑप्शन नंबर डी डिप्रीवेशन। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस कौन सा नहीं है? वेरी गुड वेरी गुड, नॉइस आपका साइकोलॉजिकल स्ट्रेस नहीं है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 47 है, बायो इकोलॉजिकल स्ट्रेस से संबंधित नहीं है। बायो इकोलॉजिकल स्ट्रेस से संबंधित नहीं है आपका नॉइस या न्यूट्रिशन या बार्थोनम्स या फिर बिहेवियर पैटर्न। वेरी गुड, तो ऑप्शन नंबर डी आपका बायो इकोलॉजिकल स्ट्रेस से संबंधित नहीं है। बिहेवियर पैटर्न आपका बायो इकोलॉजिकल स्ट्रेस से संबंधित नहीं है। बाकी आपका नॉइस हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, बायोरिथम्स हो गया, ये सब आपके बायो इकोलॉजिकल स्ट्रेस से संबंधित है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 48 है, पर्सनैलिटी से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सेल्फ परसेप्शन, ऑप्शन नंबर बी एग्जाइटी, ऑप्शन नंबर सी परफॉर्मेंस या ऑप्शन नंबर डी बिहेवियर पैटर्न। तो पर्सनैलिटी में आपके पास सेल्फ परसेप्शन भी होती है, जिसको आप आत्मबोध बोलते हो। एग्जाइटी चिंता भी होती है, कोई भी व्यक्ति है तो उसको चिंता का होना आम बात है, किसी न किसी बात की टेंशन हमें रहती ही है। ठीक है, साथ में हमारा बिहेवियर जो पैटर्न होता है, व्यवहार का जो हमारा तरीका होता है, वो भी हमारे पास पर्सनैलिटी से रिलेटेड है। पर जो आपका बायोरिथम्स है वो आपका पर्सनैलिटी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये थे हमारे पास यूनिट नंबर 8 के क्वेश्चन। अब हमारे पास यूनिट नंबर 10 के बिल्कुल इजी से क्वेश्चन है, नॉर्मल से क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम उनको कर लेते हैं। ये है आंसर की, तो इसको मैं आज आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं यूनिट नंबर 10 की तरफ। एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट है आपकी 10th यूनिट, और इससे रिलेटेड नॉर्मल से क्वेश्चन है, उनको कर लेते हैं। 2-3 क्वेश्चन है तो मैंने सोचा कि आज ही करवा लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ए है हमारे पास, वे कौन से कारक है जो अच्छे रिश्ते बनाए और कायम रखने में रुकावट पैदा करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सेल्फिशनेस, ऑप्शन नंबर बी रूड बिहेवियर एंड कंसाइट, ऑप्शन नंबर सी एरोगेंस या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दीज। वेरी गुड, आपके पास ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर हम अच्छे रिश्ते बनाना चाहते हैं और उन्हें कायम रखना चाहते हैं, ठीक है, तो हमें ना तो सेल्फिश होना चाहिए, ना हमारा रूड बिहेवियर होना चाहिए, और ना ही हम कंसाइड होने चाहिए। ठीक है, ना ही हमें बहुत ज़्यादा ईगो होना चाहिए। ठीक है, और ना ही हमारे पास एरोगेंस होनी चाहिए। एरोगेंस का एग्जाम्पल आपको याद होगा, सर ने आपको बड़े अच्छे से बताया था कि पूरा शहर जल रहा है और आप अपनी ही मस्ती में हैं, अपनी ही धुन में हैं। तो ये चीज़ें आपके पास नहीं होनी चाहिए, ये आपके रिश्तों को कायम रखने में रुकावट पैदा कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑल ऑफ दिस हमारे आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, नेतृत्व क्षमता को प्रभावित करने वाले कारक है। लीडरशिप जो आपके पास एबिलिटी होती है उसको प्रभावित करने के कारक आपके पास कौन से हैं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, लैक ऑफ कॉम्पिटिशन,
और मोटिवेशन। ऑप्शन नंबर डी है बोथ ए एंड बी। वेरी गुड वेरी गुड। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। अगर हम लीडरशिप करना चाहते हैं तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए, आत्मविश्वास की, लैक ऑफ डिसिप्लिन, हमारे पास डिसिप्लिन की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ऑप्शन नंबर बी है लैक ऑफ कॉम्पोजिशन, हमारे में दया की कमी भी नहीं होनी चाहिए। और मैं बोल रही थी लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, तो कॉन्फिडेंस की कमी भी हमारे पास नहीं होनी चाहिए। कई बार मैं बहुत गलत बोल देती हूँ, इसके लिए मुझे क्षमा कर देना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास राइट आंसर हो जाएगा कि हमारे पास ना तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना लैक ऑफ कॉम्पोजिशन होना चाहिए, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, अहंकार और गर्व के बारे में गलत कथन है। अहंकार क्या हो गया अब आपके पास यहाँ पे, ईगो। और गर्व क्या हो गया, जब आपको किसी चीज़ पे प्राउड होता है, ठीक है। तो इसके लिए कौन से गलत कथन है, ऑप्शन नंबर ए है अहंकार सही रास्ते बनाने में रुकावट पैदा करता है। गलत कथन है, ठीक है। गलत कथन का आपने चूज करना है कि इसमें से कौन सी बात गलत कही गई है। ऑप्शन नंबर ए है अहंकार सही रास्ते बनाने में रुकावट पैदा करता है, जबकि गर्व रिश्तों में सादगी लाता है। ऑप्शन नंबर बी है अहंकार से दिमाग चिढ़ जाता है, जबकि गर्व की भावना से आदमी का हृदय विशाल हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी है अहंकार अड़ियलता को जन्म देता है, अड़ियलपन को जन्म देता है, जबकि गर्व नम्रता प्रदान करता है। या ऑप्शन नंबर डी है अहंकार व्यक्ति को सदैव प्रगति प्रदान करता है, जबकि गर्व से व्यक्ति घमंडी हो जाता है। वेरी गुड। ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अहंकार और गर्व के बारे में सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर डी अपने गलत विचारों के साथ है, ठीक है। इसमें ऑप्शन नंबर डी में कहा गया है कि अहंकार व्यक्ति को सदैव प्रगति प्रदान करता है, अहंकार व्यक्ति को कभी भी प्रगति प्रदान नहीं कर सकता है, ठीक है। और जबकि गर्व से व्यक्ति घमंडी बन जाता है, जब अगर हमारे को किसी पे प्राउड होगा या फिर किसी को हम पर प्राउड होगा तो हम घमंडी नहीं बनेंगे, बल्कि क्या होगा, अहंकार की वजह से व्यक्ति घमंडी बन जाएगा और गर्व की वजह से व्यक्ति सदैव प्रगति के पथ पर चलेगा। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। और बाकी थैंक्स। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हो, ठीक है। मैं आपको कोशिश करूँगी उनका फुलफिल आंसर देने की। तो इसी के साथ हमारा सेशन कंप्लीट हो जाता है।